अधिगम, यानी कि अधिगम किसे कहते हैं, लर्निंग किसे कहते हैं। तो आज हम सीडीपी में डिस्कस करने वाले हैं अधिगम को, यानी कि लर्निंग को। तो जो अधिगम होता है वो क्या चीज़ होती है, तो अधिगम द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। अधिगम का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई भी चीज़ सीखता है जिसके द्वारा उसके व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो जाता है, वांछित और स्थायी परिवर्तन हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है, अधिगम बोला जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी भी चीज़ को सीखा और उसके बाद उसके बिहेवियर में जो चेंज आ गया, यानी उसके बिहेवियर में चेंज आ जाना, और वो किस प्रकार से आना, स्थायी रूप से आना, यानी स्थायी रूप से बिहेवियर का चेंज हो जाना ही अधिगम कहलाता है। ये वाली डेफिनेशन है, कई बार सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही पूछ ली जाती है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है, प्रेरणा कहा जाता है, रुचि कहा जाता है, संवेग कहा जाता है, यानी किसी भी टाइप से ऑप्शन देके पूछ सकता है। तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। जो अधिगम होता है, ये लर्निंग प्रोसेस जो इसकी होती है वो किस प्रकार की होती है, यानी जो अधिगम की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होती है। तो जो लर्निंग है ये जन्म से लेके मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी एक व्यक्ति जब जन्म लेता है उसके बाद से लेके मृत्यु तक वो कोई ना कोई चीज़ें सीखता रहता है। तो जो अधिगम होता है वो जन्म से लेके मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। अधिगम को एक प्रकार से सोशल प्रक्रिया बोला जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी जो इसकी प्रोसेसिंग है वो एक प्रकार से सोशल रूप से होती है, सामाजिक रूप से होती है। अधिगम होता है वह एक अनुकूलन प्रक्रिया है, यानी एक व्यक्ति के लिए जो अधिगम है वो सामाजिक प्रक्रिया किस प्रकार से है। एक व्यक्ति जब किसी भी चीज़ को सीखता है तो समाज में रह के वहाँ के वातावरण के हिसाब से खुद को ढालना और अपने व्यवहार में चेंजेस करना, ये सारी चीज़ें उसके समाज के अकॉर्डिंग होती है। अधिगम जो है वो एक अनुकूलन प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक होता है। अधिगम होता है, जो लर्निंग होता है वो किस चीज़ का पार्ट होता है, किसी भी चीज़ को जब हम सीखते हैं तो जो सीखना है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया होता है। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, अधिगम एक ऐसी चीज़ है, अगर एक व्यक्ति ने जन्म लिया है, एक बालक ने जन्म लिया है, तो उसके लिए कोई ना कोई चीज़ को सीखना 100% होता है। तो सीखना उसी प्रकार से सार्वभौमिक, यानी कि हर हाल में होने वाली प्रक्रिया माना जाता है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया होती है। तो जो अधिगम होता है उसे एक प्रकार से मेंटल प्रोसेस बोला जाता है। मेंटल प्रोसेस मतलब जब भी कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को सीखता है तो वो चीज़ें अपने दिमाग से, यानी चिंतन करके, विचार करके, उन्हें थॉट्स को अपने दिमाग में सीखना, यानी कि अपनी मेंटल प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के आधार पर जब कोई चीज़ें सीखता है व्यक्ति, तो उसी प्रकार से जो लर्निंग होती है उसकी जो प्रोसेसिंग है वो मेंटल प्रोसेसिंग मानी जाती है। सीखना एक जटिल प्रक्रिया है। सीखना जटिल प्रक्रिया इसलिए माना जाता है कि जब भी हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसे नॉर्मली बहुत आसानी से नहीं सीख सकते हैं। जैसे मानते हैं सीटेट के लिए पेडागोजी पढ़ते हैं, तो जब पेडागोजी चीज़ें हैं, यानी इसमें जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसके द्वारा हम अपने व्यवहार में किस प्रकार से चेंजेस कर सकते हैं, तो इसे एक प्रकार से पेडागोजी को नॉर्मली नहीं समझा जा सकता है। उसे सीखने के लिए आपको एफर्ट्स लगेंगे, आपको सीखने के लिए टाइम लगेगा, सीखने के लिए शिक्षण विधियाँ सीखनी पड़ेंगी, आपको बहुत सारी यानी कोशिशें करनी पड़ेंगी। तो जो सीखना है ये एक प्रकार से जटिल प्रक्रिया माना जाता है, यानी हार्ड प्रोसेस माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, अधिगम में सीखने वाले का सक्रिय होना अत्यंत आवश्यक है। जो अधिगम होता है उसमें एक व्यक्ति बहुत अच्छे से तभी लर्निंग कर पाएगा जब वह उसमें पूरी तरह से एक्टिव रहेगा। पूरी तरह से जब वो व्यक्ति एक्टिव रहता है तो उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। अधिगम प्रक्रिया में मिस्टेक्स, एरर्स, मिसकंसेप्शंस का होना प्रासंगिक होता है। एरर्स, मिस्टेक्स का क्या बात होती है, यानी कि जो अधिगम प्रक्रिया है, जो लर्निंग प्रोसेस है, उसमें जब बालक किसी भी चीज़ को सीखता है तो उसके द्वारा किए गए मिस्टेक होती है, जो एरर्स होते हैं, मिसकॉन्सेप्शन, यानी उसके मन में किसी भी चीज़ को लेके भ्रांतियाँ हो जाती हैं, दुविधा हो जाती है, उन सभी चीज़ों का होना सीखने में बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। क्योंकि जब भी किसी चीज़ को हम सीखते हैं तो उसमें होने वाले जो एरर्स होते हैं वो हमारी सीखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है क्या चीज़ हमने गलत की है, क्या चीज़ सही की है। तो सीखने में जो मिस्टेक हैं, जो एरर हुए हैं, ये सारी चीज़ें उसी का पार्ट हैं, यानी मिसकंसेप्शन है, एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें लर्निंग प्रोसेस के अंदर होती रहती हैं।
ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग है जिसमें सीखने वाले की चिंतन प्रक्रिया के बारे में पता लगाया जाता है। जो लर्निंग होती है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग होता है जिसमें इस चीज़ के बारे में पता लगाया जाता है कि जो सीखना है, सीखने वाले का जो सोचने का तरीका है, जो चीज़ें उसे समझाई जा रही हैं वो उसे किस प्रकार से समझ में आ रही हैं और उसके लिए उसे समझाने के लिए किस टाइप की विधियों का यूज़ किया जाएगा। तो एक प्रकार से चिंतन प्रक्रिया के बारे में पता लगाया जाता है। चिल्ड्रंस के द्वारा होने वाली गलतियां और अडल्ट के द्वारा होने वाली गलतियों में गुणात्मक परिवर्तन पाया जाता है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चिल्ड्रंस के द्वारा यानी कि जब किसी बच्चे के द्वारा कोई भी गलती होती है और या फिर किसी अडल्ट के द्वारा कोई गलती होती है तो दोनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस पाए जाते हैं। किस प्रकार के चेंजेस? उसकी क्वालिटी में चेंजेस पाए जाते हैं, उसके गुण में, यानी कि उसकी क्वांटिटी में चेंजेस नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि जब एक बालक किसी भी चीज़ को सीखता है तो जैसे कि हमारा दिमाग है या किसी छोटे बच्चे का दिमाग है तो वो क्वांटिटी में तो सेम रहेगा लेकिन क्वालिटी में उसके सीखने के तरीके में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। यानी एक छोटा बच्चा होगा वो छोटे बच्चे की तरह सोच पाएगा, बड़ा अगर कोई वयस्क होगा तो वो बड़े लोगों की तरह सोच पाएगा। तो जो वयस्कों में और चिल्ड्रंस में यानी चिल्ड्रंस में और अडल्ट में जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें क्वालिटी में चेंजेस होते हैं। इंग्लिश में आप याद रख सकते हैं, जैसे कि हिंदी में आप याद करोगे तो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं ना कि मात्रात्मक, यानी जो उसमें चेंजेस पाए जाते हैं वो उसकी मात्रा में चेंजेस नहीं होते, गुणों में चेंजेस होते हैं। उसी प्रकार से क्वांटिटी में चेंजेस नहीं होते हैं, क्वालिटी में चेंजेस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो अधिगम है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सामान्यतः हम सीखने को ही अधिगम मान लेते हैं परंतु वास्तविक अर्थों में केवल सीखना ही अधिगम नहीं होता। सीखने के बाद यदि हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाता है तो वो अधिगम कहलाता है। यानी कि किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से सीख लेना, उसके बारे में समझ लेना, उसके बारे में जान लेना ही अधिगम नहीं होता है। जैसे कि हमें पता चल गया सीटेट के लिए हमें पेडागोजी पढ़नी है तो इसे अधिगम नहीं बोला जाएगा। सीटेट के लिए हमें सीडीपी तैयार करनी है, ये भी अधिगम नहीं बोला जाएगा। अगर हम पेडागोजी को पढ़ते हैं सीटेट के लिए, फिर पेडागोजी में जो हमारे शिक्षण शास्त्री मुद्दे हैं यानी जो पेडागोजिकल पार्ट है उनको सीखने के बाद में हमें बहुत अच्छे से टीचिंग मेथड यूज़ करने आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम किसी बच्चे को कोई चीज़ें सिखा रहे हैं तो उसे किस प्रकार से सिखा सकते हैं, अगर ये सारी चीज़ें हमारे व्यवहार में परिवर्तन कर देती हैं तो वो अधिगम माना जाएगा। या किसी चीज़ के बारे में जानकारी ले लेना अधिगम नहीं होता, उसके द्वारा हमारे बिहेवियर में क्या चेंज हुआ है उसको अधिगम बोला जाता है। अधिगम की कुछ विशेषताएं होती हैं, वो क्या होती हैं? अधिगम अनुभवों का परिणाम होता है। अधिगम सदैव अर्जित व्यवहार होता है। जो अधिगम होता है वो बच्चे को जन्मजात नहीं होता है, वह हमारे समाज में आकर के समाज के जो यानी जो सोशल के नियम कायदे कानून है उनके द्वारा वहाँ से एडप्ट करके यानी कि बहुत सी चीज़ें अर्जित करके अपने व्यवहार में जो चेंजेस करता है उसे अधिगम बोला जाता है। अधिगम है वो सार्वभौमिक होता है। अधिगम कार्य व परिणाम है। अधिगम उत्पादन है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम आदतों के निर्माण के लिए एक प्रगति है, यानी व्यक्ति को अधिगम सीखने के दौरान उसमें कौन कौन से बिहेवियर में चेंज हो रहे हैं, कौन कौन सी आदतों का निर्माण हो रहा है, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? अधिगम के अकॉर्डिंग आएंगी। अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है यानी कि बिहेवियर में चेंज होना भी अधिगम कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अधिगम की अवस्थाएं, यानी जो अधिगम होता है उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो कोई भी बालक सीखने के दौरान एक समान गति से नहीं सीखता है और वही सीखने के अलग अलग लक्षण प्रकट करता है। उसके सीखने में उतार चढ़ाव आना अधिगम की अवस्थाएं कहलाता है। यानी कि जो एक बालक होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक यानी जो भी चीज़ें सीखता है वो समान गति से तो सीख नहीं पाता है। उसकी जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उतार चढ़ाव का मतलब होता है जैसे कि प्रारंभिक अवस्था में जो चीज़ें सीखेगा वह मध्य अवस्था में नहीं सीखेगा, जो चीज़ें वो मध्य अवस्था में सीखेगा वो अंतिम अवस्था में नहीं सीखेगा। प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था और अंतिम अवस्था का क्या मतलब है? जैसे कि प्रारंभिक अवस्था में यानी एक बालक जब शैशवावस्था में कोई चीजें सीखता है तो उन चीजों की जो क्वांटिटी होती है इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। यानी एक बालक बहुत छोटा होता है तो उसमें जो चीज़ें वो सीखता है तो उसकी क्वांटिटी में, उसकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। जब एक बालक मध्य अवस्था में आ जाता है यानी कि इसको बोला जा सकता है एक बालक जब बाल्यावस्था में होता है तो उसके सीखने की प्रक्रिया यानी जो उसकी सीखने की जो उसे गेन करने की जो क्षमता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। यानी कि जैसे शैशवावस्था में बालक बहुत मतलब जब बोलना सीखता है हल्का फुल्का हाँ हूँ कर पाता है, उसके बाद में
में बालक एक दो अक्षर कहना सीखता है, यानी एक दो वर्ड कहना सीखता है। मध्य बाल्यावस्था में, यानी जब मध्य अवस्था में आता है, जब बाल्यावस्था में बालक आ जाता है तो वो एक दो शब्द बोलने लगता है, फिर धीरे धीरे थोड़े थोड़े छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है। और उसके बाद होती अंतिम अवस्था, जैसे कि एक बालक किशोरावस्था में आ गया, जैसे कि एक बालक किशोरावस्था में आ गया तो उसकी क्वांटिटी क्वालिटी सभी चीज़ों में एक प्रकार से चेंजेस हो जाएगा। तो जो चीज़ें बालक प्रारंभिक अवस्था में सीखेंगे वो मध्य अवस्था में नहीं सीखेंगे, यानी उससे ज़्यादा सीखेंगे। और जो चीज़ें मध्य अवस्था में सीखेंगे तो अंतिम अवस्था में, यानी कि औपचारिक अवस्था में, जो किशोरावस्था होती है उसमें उसके सीखने की, उसके समझने की हर चीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो बालक के अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो अधिगम से, यानी जो विद्यार्थी होता है, जो चिल्ड्रन होता है, उससे रिलेटेड कौन से कारक होते हैं, सबसे पहले उन्हें डिस्कस करेंगे कि ऐसे विद्यार्थी ऐसी क्या चीजें करते हैं जिनके द्वारा उनके सीखने में, उनके समझने में बहुत ज्यादा उसका प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा। दोनों प्रकार से, नेगेटिव और पॉजिटिव, हर चीज के दो पहलू होते हैं। हर चीज का जैसे प्रभाव पड़ेगा तो वो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों प्रकार से पड़ सकता है। जैसे बालक का शारीरिक रूप से एक बालक स्वस्थ नहीं है, तो जब बालक का शरीर स्वस्थ नहीं होगा, जैसे कि एक कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, उसी प्रकार से अगर बालक की बॉडी ठीक नहीं है, यानी वो फिजिकली ठीक नहीं है, तो बालक की मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगी। अगर बालक का मेंटल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, उसका आईक्यू लेवल बहुत कम है, बालक की जो सीखने की गति है वो बहुत स्लो है, तो इन सभी माध्यमों का भी बालक के सीखने पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बालक का इंटरेस्ट किस चीज़ में है और हम पढ़ा किस चीज़ को रहे हैं, उसे समझा किस चीज़ को रहे हैं, इसका भी प्रभाव बालक के सीखने पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इमोशंस होते हैं, बालक के संवेग होते हैं, इसका भी बालक के जो सीखना होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। अब जो हर व्यक्ति के अंदर इमोशंस पाए जाते हैं, यानी कि संवेग पाए जाते हैं, अब वो संवेग हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, यानी ये जो संवेग है ये पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकते हैं। जब बालक में किसी भी चीज़ को लेके होप होगी, किसी भी चीज़ को लेके आशा होगी, किसी भी चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा, तो उसके अंदर जो संवेग विकसित होंगे वो पॉजिटिव विकसित होंगे। किसी चीज़ को लेके अगर उसने सीख लिया कि मान लो सीटेट को ही लेके सोच लेते हैं कि मान लो हमें ये सीटेट क्लियर करना है और मेरा 100 मैं ये चीज़ें इस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाऊंगा और उसके बाद में मेरी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी और मैं 100% सीटेट क्लियर कर लूंगा, तो ये एक प्रकार से पॉजिटिव संवेग हो गया, पॉजिटिव इमोशंस हो गया। तो बालक का जो रिजल्ट होता है वो भी कई हद तक पॉजिटिव देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर एक बालक कुंठा का शिकार हो जाता है, वहीं एक बालक में हीन भावना विकसित हो जाती है, तो वो एक कैसे संवेग होते हैं, जैसे कि बालक का डर है, भय है, चिंता है, क्रोध है, ये सारी चीजें किस में आएंगी, नेगेटिव वे में आएंगी। तो बालक के जो उन चीजों से आने वाले रिजल्ट्स हैं वो भी नेगेटिव ही रहेंगे। और अगर बालक में होप है, उत्साह है, ये सारी चीजें हैं, तो ये सब किस में आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। तो बालक का जो रिजल्ट है, सीखने का जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद है परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी, यानी जो बालक जब किसी प्रकार से मैच्योर हो जाता है तो उसमें मैच्योरिटी के हिसाब से चीज़ें अच्छे से सीख पाता है। उसके बाद है कल्चरल कंटेंट, यानी कि जो बालक का सांस्कृतिक वातावरण होता है उसका भी बालक के सीखने पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि उसका सोशल डेवलपमेंट किस प्रकार से है, वो जिस समाज में रह रहा है उसके क्या कायदे, क्या नियम है, इन सभी चीज़ों का भी बालक के जो सीखना है, बालक की जो लर्निंग प्रोसेस है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षक संबंधी, यानी एक टीचर से रिलेटेड ऐसे कौन से कारक होते हैं जिसका बालक के सीखने पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं विषय के ज्ञान की। अगर एक टीचर जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उसका उसे बहुत अच्छे से नॉलेज है तो वो बालकों को वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझा पाएगा और बालक भी उस चीज़ को बहुत इंटरेस्ट से पढ़ पाएंगे। तो एक अध्यापक को सबसे पहले अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो बच्चों को उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा पाएगा। उसके बाद है विभिन्नता का ज्ञान, यानी एक अध्यापक को अगर विभिन्नता का ज्ञान नहीं है, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार से हो सकते हैं। अगर एक टीचर किसी बालक के डिफरेंसेस को पता नहीं लगा पाते हैं कि बालक में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा बालक बहुत जल्दी सीख सकता है, कौन से बालक का आईक्यू लेवल कम है, कौन सा बालक धीमे धीमे सीखता है, कौन सा बालक धीमे लिख पाता है, अगर उसे उसके डिफरेंसेस का नहीं पता है तो टीचर की गलती है, तो उसका भी उसके सीखने पर, बालक के सीखने पर प्रभाव पड़ेगा। बालक पर ध्यान देना ये भी एक अध्यापक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। गुड टीचिंग मेथड, यानी एक अध्यापक अगर बहुत अच्छे टीचिंग मेथड यूज़ करेगा तो बालक को सिखाने में, बालक को समझाने में, बालकों को जो चीज़ें वो समझाना चाहता है, अगर वो अच्छे टीचिंग मेथड यूज़ करता है तो बालकों को जो चीज़ें वो समझाना चाह रहा है उसे बहुत अच्छे से बता पाएगा, समझा पाएगा।
पेडागोजिकल अप्रोच यानी कि शिक्षण शास्त्रीय जो मुद्दे होते हैं, यानी एक टीचर होता है, बालकों को जब कोई चीज़ें पढ़ाता है तो उसे उसके टीचिंग मेथड बहुत अच्छे से आने चाहिए कि किस प्रकार से मैं ऐसी क्या चीज़ें करूं कि जो चीज़ें मैं बालकों को सिखा रहा हूं उसे बच्चे बहुत अच्छे से समझ पाएं। तो उसे अपने पेडागोजिकल अप्रोच के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड डिपेंड करता है हमारे पर्यावरण पर। हमारा पर्यावरण कैसा है, हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वो कैसा है, ये चीज़ भी बालक के विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। जैसे कि अगर हम किसी स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं तो बालक का जो विकास है वो भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। अगर आसपास का माहौल बहुत अच्छा है, पास पड़ोस का माहौल बहुत अच्छा है, तो बालक का विकास बहुत अच्छे से हो सकता है। वहीं माहौल बहुत गंदा है, लोग गालियां देके बात कर रहे हैं, आसपास के माहौल में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आसपास शोर शराबे वाली स्थिति बनी हुई है, तो इसमें अगर उसे बहुत अच्छा वातावरण नहीं मिल पाएगा तो ये चीज़ भी बालक की लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट की तरह यूज़ करते हैं, यानी लर्निंग प्रोसेस में ये भी चीज़ें बाधा बनती हैं। विद्यालय का वातावरण भी एक बालक की लर्निंग में बहुत ज़्यादा बाधा बनता है। जैसे कि विद्यालय का माहौल अगर अच्छा है तो बालक का विकास बहुत अच्छे से होगा, अगर विद्यालय का माहौल बहुत अच्छा नहीं है तो वो भी उसके विकास में बाधा बन जाएगा। कक्षा का वातावरण अच्छा होना चाहिए, आस पड़ोस का वातावरण अच्छा होना चाहिए, परिवार का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। परिवार की बालक के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। जैसे कि अभी हमने सोशलाइजेशन में पढ़ा था, जो बालक की प्रथम पाठशाला होती है वो परिवार को माना जाता है। अगर परिवार का माहौल बहुत अच्छा होता है तो बालक है वो जो चीज़ें सीखता है वो बहुत अच्छे से सीख पाता है। इसलिए ये सारी चीज़ें अगर पॉजिटिव रहेंगी, ये जितने भी अप्रोचेज हैं अगर ये सारे पॉजिटिव रहेंगे तो बालक का जो विकास है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। बालक जो चीज़ें सीखना चाहता है वो अच्छे से सीख पाएगा। अगर ये सारी चीजें निगेटिव रहेंगी तो बालक जो भी चीजें सीख रहा है वो सारी चीजें एक बाधा के रूप में कार्य करेंगी, और अगर पॉजिटिव रहेंगी तो इन सारी चीजों के जो रिजल्ट हैं ये भी पॉजिटिव ही आएंगे।